आपका पहला क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हो कि व्हाट वाज डार्विन व्यू ऑन हिज विजिट टू गैलापागोस आइलैंड। जब गैलापागोस आइलैंड पे जब डार्विन गया था तो उसका क्या नज़रिया था। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड पे जो डार्विन साहब गए थे, ये भाई साहब जो गैलापागोस आइलैंड पे जब गए थे तो उनका व्यू क्या था, उनका नज़रिया क्या था, ये आपको बताना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है 12th वालों के लिए, तो इसको याद रखेंगे। पिछली वीडियो जो बायोलॉजी की आई थी पार्ट 4 हमने उसमें डिस्कस किया था। पार्ट 4 के टोटल हमने 50 क्वेश्चंस ऐसे देखे थे और मैंने आपसे वादा कर रखा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए 500 प्लस करा दिए जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल 900 का टारगेट है, जिसमें से 300 पहले से ही ऐसे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जून मंथ वाली, जुलाई मंथ वाली, ठीक है, तो देख लेना। उसमें 250 प्लस क्वेश्चंस करा दिए जा चुके हैं। 250 प्लस क्वेश्चंस उसमें कराए हैं। ओवरऑल अगर राउंड फिगर में देखो तो 300 के आसपास है। और जो अगस्त मंथ में शुरू हुआ है पार्ट 5 और पार्ट 6 आएगा, पार्ट 5 टू पार्ट 6 आएगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ऐसे माइंड में लेकर के चलेंगे। पर डे आपको 10 से 15 मिनट बस वीडियो देखना है, आपका काम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यही बोला आपसे कि डार्विन साहब का क्या व्यू था जब वो गैलापागोस आइलैंड पे जब घूमने गए, जब विजिट किए तो उनका क्या व्यू था। चलिए, जब गैलापागोस की बात करें, देखिए कहता क्या है, गैलापागोस आइलैंड में क्या हुआ, डार्विन ने देखा कि अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स, वहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स था, जीव जंतु का अमेजिंग डाइवर्सिटी था। ठीक है, अ स्मॉल ब्लैक बर्ड कॉल्ड फिंचेस अमेज्ड हिम, उन्हें एक स्मॉल ब्लैक बर्ड दिखा। आप ऐसे फिंचेस सर्च करना, आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ स्क्रीन पर भी आपको लगा देता हूँ, देख लो, यही फिंचेस है। तो उनको क्या दिखा, स्मॉल ब्लैक बर्ड फिंचेस। ठीक है, उनको अचंभा कर दिया, अमेज्ड कर दिया, अमेज्ड हिम। He realized that there were so many varieties of finches within the same island, और उनको रियलाइज हुआ कि यहाँ पर फिंचेस का और भी वैरायटी होगा आइलैंड पर। All the varieties he conjugated evolved on the island itself, उसके बाद वहाँ पर उन्होंने खुद से इवॉल्व किया आइलैंड पे। उसके बाद from the original seed eating features many other forms with altered beaks arose enabling to become इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस। देखिए, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत सारा बदलाव हुआ। उस बदलाव में उन्होंने ये देखा, इंसेक्टिवोरस भी मिला, वेजिटेरियन फिंचेस भी मिले, सब कुछ मिले। ठीक है, और इसी प्रोसेस के तहत दिस प्रोसेस ऑफ रिवोल्यूशन इज रिगार्डेड एज अडेप्टिव रेडिएशन। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डार्विन का नहीं पूछे कि जब वो गैलापागोस आइलैंड पे गया, वो क्वेश्चन न पूछे, लेकिन हाँ एडेप्टेशन रेडिएशन आपसे पूछ सकता है। व्हाट इज एडेप्टेशन रेडिएशन, या व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन रेडिएशन। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, आवाज़ अगर थोड़ी दूर से आ रही होगी तो बता दीजिएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि जब डार्विन गए वहाँ पर तो उनका विजिट कैसा था गैलापागोस आइलैंड पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या था 2, What was the contribution of Lamarck for the evolution of life forms? लामार्क बोलिए, फिर लामार्च बोलिए। लामार्च का आपका क्या था कंट्रीब्यूशन इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म्स में, कंट्रीब्यूशन आपको बताना इन भाई साहब का। देखिए, लामार्क अ फ्रेंच न्यूट्रलिस्ट हैज सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड ऑकर्ड। लामार्क ने बताया, जो फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो इवोल्यूशन है लाइफ फॉर्म्स का, ये ऑकर होता है कब, ड्राइवन बाय यूज एंड डिस्कस ऑफ ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल के तौर पर जिराफ्स हु इज इन अटेम्प्ट टू फॉरेग लीव्स ऑन अ टॉल ट्रीज हैड टू अडॉप्ट बाय एलोंगेशन ऑफ देयर नेक्स। एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर एक जिराफ को, ठीक है, मान लीजिए जिराफ, ठीक है, ये जिराफ है, तो इसको यहाँ का पेड़ का पौधा है जो पत्ता खाना है, तो क्या होगा भाई मेरे, इसका जो ये गर्दन है तो लंबा होना ही है ना। तो यही चीज़ इवोल्यूशन में आया। ठीक है, अपने नेक्स को बढ़ाया जिराफ और अपने आप को अडेप्ट किया उस नेचर के लिए। जैसे जैसे फिर ऐसे टाइम ऐसे आपका पास हुआ,
ये एक्वायर्ड किया कैरेक्टर्स को, इलोंगेटेड नेक, ठीक है, पास्ड हुआ और सक्सीडिंग जनरेशन, आगे आने वाले जनरेशन में भी ये आपका इलोंगेटेड नेक ऐसे मिला। जिराफ स्लोली ओवर द ईयर्स केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक्स, और धीरे धीरे फिर जिराफ भाई साहब क्या है, मतलब जो जिराफ है वो इलोंगेटेड नेक्स के साथ ही आपको दिखने लगे, लॉन्ग नेक के साथ ही। तो यही हेल्प था आपका किसका, लामार्क साहब का। क्वेश्चन नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन क्लीनिंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेज। क्लीनिंग क्या है तो आप अपने से भी लिख सकते हो, एडवांटेज भी इसका लिख सकते हो। बहरहाल चलिए, कहता क्या है, जब प्रोडक्शन ऑफ वन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ आइडेंटिकल जीनोटाइप और सेल्स दैट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल पैरेंट ऑर्गेनिज्म और सेल्ड क्लोनिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, जीन क्लोनिंग एंड ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। देख मेरे भाई, यहाँ पर एक मिस हो गया है, ठीक है, ये क्लीनिंग नहीं है, ये क्लोनिंग है, ठीक है, ये क्लोनिंग है, मतलब कि डुप्लीकेट करना, ये क्लोनिंग है आपका। तो क्लीनिंग इसको मत समझिएगा, माय मिस्टेक, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो क्लोनिंग आपका बोल रहा है, तो क्लोनिंग आपका प्रोडक्शन है किसी भी वन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जिसमें कि आइडेंटिकल और जीनोटाइप सेल्स है जो कि बनता है आपका सिंगल पेरेंट से ऑर्गेनिज्म और सेल में, ठीक है। क्लोनिंग आपका 2 टाइप्स का होता है, जीन क्लोनिंग और ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, याद रखेंगे। चलिए आगे कहता है, क्लोनिंग का जो एडवांटेज है वो ये है कि आपका क्लोनिंग आपका वेरी बेनिफिशियल होता है आपको डीएनए फिंगरप्रिंट में। डीएनए फिंगरप्रिंट में आपको क्लोनिंग ही काम आता है, डीएनए प्रोब में, ठीक है, जीन थेरेपी में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ये सारे चीज़ में आपका क्लोनिंग ही काम आता है। क्लीनिंग नहीं था, वो क्लोनिंग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज थेरेपेटिक क्लोनिंग, राइट इट्स सम यूजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, MVVI क्वेश्चन है, स्किप मत कीजिएगा, MVVI क्वेश्चन है, रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। थेरेपेटिक क्लोनिंग क्या होता है, इसका यूज बताइए। तो देखिए, थेरेपेटिक क्लोनिंग आपका यूज होता है रिपेयर करने में डैमेज टिश्यू को, ठीक है, और डिजीज्ड ऑर्गन्स को यूज होता है। थेरेपेटिक क्लोनिंग किस चीज़ में, आपको रिपेयर करने में डैमेज टिश्यू और डिजीज्ड ऑर्गन्स को। इसका यूज क्या क्या है तो देखिए, पहला यूज है आपका थेरेपेटिक क्लोनिंग का इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्ड एम्ब्रायोज एंड हार्वेस्टिंग ऑफ देयर स्टेम सेल्स टू रिपेयर डैमेज और डिफेक्टिव टिश्यू इन द डीएनए डोनर। डीएनए डोनर में जो आपका प्रोडक्शन होता है क्लोन्ड एम्ब्रायोज का और हार्वेस्टिंग, उसके जो रिपेयर और डैमेज्ड को है या फिर डिफेक्टिव जो टिश्यू है ना, उसको ये डिटेक्ट करने का काम करता है, उसको रिपेयर करने का काम करता है। कौन मेरे भाई साहब, तो ये आपका थेरेपेटिक क्लोनिंग, ठीक है। दूसरा इसका यूज देखिएगा, ह्यूमन एम्ब्रायोनिक सेल्स कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। और ह्यूमन का जो एम्ब्रायोनिक सेल होता है वो ट्रांसफर हो सकता है इंसुलिन में, किसी से, प्रोड्यूसिंग सेल से। आगे कहता है, मैच्योर नर्व सेल्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम ह्यूमन एम्ब्रायोनिक सिस्टम सेल्स। और जो मैच्योर नर्व सेल्स होता है वो आपका क्रिएट किया जा सकता है ह्यूमन एम्ब्रायोनिक सिस्टम सेल से। ह्यूमन एम्ब्रायोज कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम स्टेम सेल्स थ्रू क्लोनिंग। और ह्यूमन का जो एम्ब्रायोज है वो आपको क्रिएटेड किया जा सकता है किससे, स्टेम सेल्स थ्रू क्लोनिंग। कोई डाउट। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर आज की इस वीडियो का। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस वीडियो का लास्ट होगा। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, VVI क्वेश्चन है, ये आपका VVI क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, बार बार पूछा जाता है, एग्जाम में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। तो चलिए आंसर कहता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आपका एक ऐसा साइंस है, विज्ञान है, जो कि डील्स करता है सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप कह सकते हो ये विज्ञान साइंटिस्ट लोग का खेल है, जिसमें कि वो आर्टिफिशियल जीन्स को ऐसे क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, कंबाइन करते हैं, या 2 ऑर्गेनिज्म को ऐसे यानी कि डीएनए आरएनए मैनिपुलेट करते हैं, जीन्स को बनाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। सब कुछ साइंस की दुनिया में तो सब कुछ पॉसिबल है, यही है आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग लोग क्या करता है, सामान को तोड़ता फोड़ता फिर बनाता है, ये नहीं करता है। तो यही चीज़ आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है कि वो लोग जीन के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं, जीन के साथ ऐसे छेड़छाड़ करते हैं, जीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब जीन भूत वाला जीनी नहीं, चिराग वाला जीनी मत समझ लीजिएगा, ये चिराग वाला जीनी मत समझ लीजिएगा, शायद मेरा बना नहीं ठीक से, मुझे उतना अच्छा ड्राइंग आता नहीं है। ये चिराग वाला जीनी नहीं जिसमें से जीन निकलता है, ये नहीं। जीन आपका हमारे अंदर और आपके जो डीएनए आरएनए ये सब है वो सब। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वही होता है, एक साइंस आप इसको कह सकते हो, जो कि आपको आर्टिफिशियल जीन्स के साथ क्या करता है, खेलता है, जिसमें कि रिपेयर करे, कंबाइन करे, सारा काम आपका ये करता है जेनेटिक इंजीनियर लोग,
ठीक है, जो कि साइंटिस्ट लोग करते हैं। तो बहरहाल प्यारे दोस्त, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में, जब मैं पार्ट 1 बायोलॉजी का पढ़ा रहा था ना, तो उसमें मैंने इसको इंक्लूड किया था, क्योंकि मुझे मालूम है ये बहुत ही ज़्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करेंगे। 2023 बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हो, बिहार बोर्ड वाले 12th के, तो जरूर रट्टा मारेंगे। तो क्या कह रहा है, फिर से सुनिएगा। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, आपको डिफरेंस बताना है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है। तो देख मेरे भाई, न्यूक्लियोसाइड आपका एक प्यूराइन, ठीक है, और पिरामाइडिन बेस है, जो कि आपका अटैच होता है किससे, डीऑक्सीराइबोज शुगर से, बस सिंपल सी बात। और न्यूक्लियोटाइड आपका फॉस्फोरिक ईस्टर है न्यूक्लियोसाइड का, इतना ही है दोनों में और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए 2 नंबर की क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, हाउ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बार बार चीख कर कहा है कि इस क्वेश्चन को आपको ऐसे जरूर से जरूर याद करना है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये 2 नंबर के बजाय 5 नंबर में भी डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स कैसे प्रोड्यूस होता है और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। चलिए, तो कहता है एंटीबायोटिक्स हमारा प्रोड्यूस होता है लाइचेंस, आप लाइकेंस बोलो, फंजाई, एक्टिनोमाइसिट्स, यूबैक्टीरिया, इन सभी से आपका किस किस से, तो लाइकेंस हो गया, फंजाई हो गया, एंटिनोमाइसिट्स हो गया, यूबैक्टीरिया हो गया, ये सारे लोग ऐसे एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में। अगर इन सभी आपका कीटाणु का आवास है तो समझो कि आपका एंटीबायोटिक काफ़ी मजबूत होगा। टू दियर इफेक्ट दे में बी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। देखिए, इनका अपना अपना काम के लिए या तो ये एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स होता है या फिर एंटीबायोटिक्स हो सकता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो क्या क्या देखिएगा। एंटीबायोटिक का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो आपको एबल होता है, वो ये काम कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है स्ट्रेन्स ऑफ द पैरासाइट, जितने भी पैरासाइट के आपको लक्षण है, एंटीबायोटिक्स उस पैरासाइट को मार सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये उसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। दूसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, प्रॉपर्टीज बोलिए, इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी एलर्जिक रिएक्शन और टॉक्सिक्स टू द होस्ट। और जिस भी बॉडी में आपका एंटीबायोटिक है वो उस बॉडी को, उसको ऐसे कोई भी आपको ऐसे एलर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगा, कोई भी टॉक्सिक्स आपको कुछ भी हार्म नहीं उसको देने वाला है। नेक्स्ट 3rd नंबर, एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी हार्मफुल टू नेचुरल एंड यूजफुल माइक्रोबियल फ्लावर ऑफ द होस्ट। और ये सेम कुछ भी ऐसे हार्म नहीं होता है नेचर को। नेक्स्ट, इट शुड हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन बिसाइड्स बीइंग स्पेसिफिक फॉर अ पार्टिकुलर पैथोजन। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स किल्स द पैथोजन बाय ब्रेकिंग अ वाइटल लिंक इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द पैथोजन। एंटीबायोटिक जो है ना आपको ये किल कर देता है पैथोजन को, किससे, ब्रेक करता है वाइटल लिंक को, जो कि आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ पैथोजन होता है। तो ये सारे चीज़ों को ये काम करता है। कोई डाउट हमारे प्यारे दोस्त? चलिए आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन कौन से स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो ही, आप रिकैप कर जो देख सकते हो, पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर था 3 नंबर, मैंने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने उसमें बताया हुआ है। नहीं देखे हो तो जाकर जरूर देख लेना। चलिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं तो ध्यान से देखिएगा। मैंने इससे पहले बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, अब देख रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो देखिए, पहला तो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है जीन आइसोलेशन, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करना, अगर 5 नंबर का देगा तो एक्सप्लेन करना, 2 नंबर का देगा तो बस ऐसे ये लिख देना। तो पहला जो आपका प्रोसेस होता है, स्टेप होता है जीन आइसोलेशन, दूसरा सिंथेसिस ऑफ जीन, तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, चौथा होता है ट्रांसडक्शन और 5वां होता है जीन क्लोनिंग। तो ये 5 के 5 आपके होते हैं क्या, स्टेप्स। इन 5 स्टेप्स में आपका ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो अब ये जीन आइसोलेशन क्या है, तो जब आप इसका PDF लोगे उसको आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर के क्वेश्चन में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। BBI है, एक BBI क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी को ऐसे डिफाइन कीजिए। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, देखिए, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी आपका एक इंटीग्रेटेड यूज है किसका, बायोकेमिस्ट्री का।
जिसमें कि आपका माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग साइंस हो गया, इन ऑर्डर टू अचीव टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कल्चर टिश्यू सेल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ देयर ऑफ, और बाकी जितने भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को सब कुछ समझने के लिए ही आप इसको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं। बहरहाल लास्ट क्वेश्चन नंबर आज की इस वीडियो का, व्हाट आर स्टेम सेल्स, व्हाट इज स्टेम सेल थेरेपी। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, वीवीआई क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है कि स्टेम सेल क्या होता है और स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जो सेल्स होता है यंग एम्ब्रायो का अप्रॉक्स 40, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। जो यंग एम्ब्रायो का जो 40 के आसपास जो सेल्स होता है वही हम लोग का कहलाता है स्टेम सेल्स। ये कैपेबल होता है ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एनी ऑफ द 222 सेल्स टाइप्स ह्यूमन बॉडी। ये कैपेबल रहता है 220 सेल टाइप्स को क्या करने को, ट्रांसफॉर्म करने को। दे आर ब्लू प्लूरिपोटेंट, दीज आर यूज्ड इन थेरेपी। और यही जो सारी चीज़ जो थेरेपी में जो यूज़ होता है इसी को हम लोग बोलते हैं थेरेपी, स्टेम कॉल्ड थेरेपी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ऐसे इंजेक्ट कर देते हो वेरियस ऑर्गन्स को, ठीक है, इंजेक्ट करते हो आप ऐसे इनटू वेरियस ऑर्गन्स को, स्टेम सेल्स कैन रीजेनरेट देम लाइक स्टेम सेल्स ट्रांसफर टू इट आइसोलेट सेल्स कैन क्योर डायबिटीज़। और ये कैसे कर सकता है, मान लीजिए जैसे आप ऐसे दवाई, देखो शुगर का तो आज तक कोई दवा है नहीं, कितना भी हो, ज़िंदगी भर आपका अगर शुगर हो गया तो आप ज़िंदगी भर दवा खाते रहिए, वही आपको काम करेगा। तो बहरहाल वही चीज़ था। आगे कहता है डैट फ्रॉम नर्व सेल्स कैन क्योर स्पाइनल कोड। तो यही था हमारा 3 है। व्हाट आर प्लाज्मिड्स, क्या बोल रहा है, प्लाज्मिड्स क्या है, वाई आर दे सूटेबल फॉर यूज़ एज वेकल डीएनए, वेकल डीएनए के यूज़ के लिए सूटेबल क्यों होता है, ठीक है। प्लाज्मिड्स बताइए और वेकल डीएनए का जो सूटेबल है यूज़ के लिए वो क्यों होता है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। प्लाज्मिड्स आपका सर्कुलर होता है, क्या होता है, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड मैंने ऐसा आपको बता रखा है। प्लाज्मिड्स आपका सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स है जो कि आपको ऑकर करता है कब, जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल यूज में काम करे, एंड कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, और ये इंडिपेंडेंटली ऐसे रिप्लिकेट करता है, अपने को दूसरे से ऐसे क्या करता है, कॉपी करता है। दे सर्व एज वेक्टर्स और क्लोनिंग व्हीकल्स इन प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया। ये ऐसे आपका वेक्टर्स और क्लोनिंग व्हीकल्स प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज वगैरह में ये काम करता है। जो आइडियल होता है आपका प्लाज्मिड वेक्टर्स का, उसके 3 प्रॉपर्टीज़ है सूटेबल, ठीक है, तीन सूटेबल प्रॉपर्टीज़ है। क्या क्या, तो पहला देखिए, तीनों को देख लीजिए। पहला आपका लो मॉलिक्यूलर वेट, इट माइट टेक्स हैंडलिंग ईजी, ये इट मेक्स हैंडलिंग ईजी, ये काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एबिलिटी टू कन्फेयर रेडली विथ सिलेक्टेबल फेनोटाइपिक ट्रेट्स ऑन होस्ट सेल्स, ठीक है। तीसरा सिंगल साइट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स, ये तीनों के तीनों ये आपको इसके क्या मिलेंगे हमारे, तो सूटेबल यूज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लाइट कट चुकी है तो थोड़ा सा आपको ऐसे लाइट में दिक्कत होगा, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा क्योंकि ब्राइटनेस भी कम हो गया है। तो चलिए, व्हाट इज़ एंटीसेंस न्यूक्लियो एसिड। एंटीसेंस न्यूक्लियो एसिड क्या होता है, एंटीसेंस न्यूक्लियो एसिड क्या होता है, तो देखिए ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है डीएनए और आरएनए का, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, जो कि आपका बेस पेयर बनाता है एमआरएनए मॉलिक्यूल्स के साथ और ब्लॉक करता है इसके ट्रांसलेशन को। कोई दिक्कत? आगे फिर कहता है यही प्रोसेस आपको इनएक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक इन आरएनए इज यूज्ड अगेंस्ट वायरल रेप्लिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरियस सेल्स एंड दिस कैन स्टॉप द फर्दर स्प्रेड ऑफ डिजीज। और ये बाकी के डिजीज को रोकने में भी मदद करता है। तो यही था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एंटीसेंस न्यूक्लियोक एसिड। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। डायग्रामेटिकली आपको शो करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल प्लाज्मिड। तो देखिए ये केमिकल प्लाज्मिड का डायग्राम है, क्या है ये केमिकल प्लाज्मिड का डायग्राम है, ठीक है। चलिए कहता क्या है, केमिकल और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स हैव एन एडिशनल फॉरेन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, इट कैन बी शोन लाइक दिस, जो कि आपका यहाँ पर यहाँ देख सकते हो प्लाज्मिक वेक्टर हो जाएगा,
ये ब्रेक मेड ऑफ व्हाट, सिंगल स्पेक्ट्रम लाइट। तो ये आपका उसका फिगर हो गया, ये जरूर शो कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13, जो कि अभी देख चुके हैं। पूरा का पूरा इसका फिगर देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये इसका पूरा फिगर है। जब PDF लीजिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर CDNA लाइब्रेरीज। CDNA लाइब्रेरीज क्या होता है और ये कैसे बनते हैं, हाउ दे आर मेड। चलिए, एक कंप्लीट लाइब्रेरी आपका, एक कंप्लीट लाइब्रेरी ऑफ जीनोम फ्रेगमेंट इज अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लोन्स। ये सेट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लोन्स का होता है जो कि आपका कंटेन करता है इंटायर जीनोम अमॉन्ग द रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पूरा का पूरा DNA मॉलिक्यूल्स को ये क्या करता है, कंटेन करता है। जीनोमिक लाइब्रेरीज आर ऑल्सो कॉल्ड जीन बैंक्स, इसको आपको जीन बैंक्स का नाम भी दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ CDNA लाइब्रेरी इन्वॉल्व्स द फ्लोइंग स्टेप्स, और CDNA लाइब्रेरी आपको कैसे बनता है उसका कुछ स्टेप्स है, तो वो भी देख लीजिए। क्या क्या स्टेप्स है तो ध्यान से देखिएगा, 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला स्टेप में क्या होता है, जब भी आपका कंस्ट्रक्शन होगा लाइब्रेरी का, CDNA लाइब्रेरी का, तो उसमें जो जनरेशन होगा ना DNA सेगमेंट्स का, वो होगा जनरेशन ऑफ DNA सेगमेंट्स। दूसरा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स इनटू क्लोनिंग वेक्टर लाइक प्लाज्मिड्स, कॉस्मिड्स, वायरस, थोड़ा देर पहले हमने देखा था। जो तीसरा है आपका, इसमें इंट्रोडक्शन होगा क्लोन्ड DNA का, जो कि आपको बैक्टीरियम लाइक ई कोली में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स क्या होता है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स क्या होता है, तो देखिए, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो वैक्सीन्स बनाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिंथेसाइज्ड होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू एंटीजेंट्स, और ये जो सेकंड जनरेशन वैक्सीन होता है ये क्या क्या कंटेन करता है, तो कुछ एंटीजेंट्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द इन्फेक्टिंग एजेंट, जो कि इन्फेक्टिंग एजेंट्स के सरफेस पे आपको मिलेगा, रादर देन द होल इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के मुकाबले, ठीक है, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, 5th मत इसको समझिएगा, फर्स्ट लिखा हुआ है। आगे कहता है जो सरफेस होता है एंटीजेंट्स का, वो प्रोड्यूस होता है लार्ज क्वांटिटीज में, किसके मदद से, तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक की मदद से आपका एंटीजेंस प्रोड्यूस होता है सरफेस पे। ये इंजेक्टेड होता है, दीज आर इंजेक्टेड इन सेफर डोजेज, और ज़रूरी होता है कि आपका सेफ डोज में, मतलब कि बराबर मात्रा में ऐसे क्या किया जाए, हेल्दी इंडिविजुअल्स को दिया जाए इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना का वैक्सीन चल रहा है वो। These are more uniform in quality and have less side effect than first generation vaccine। और अगर देखा जाए सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन जो वैक्सीन होता है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म क्वालिटी में होता है, और इसका जो साइड इफेक्ट है वो कम होगा किसके मुकाबले, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के मुकाबले। और हाँ, सही बात है, हमेशा जब भी अगर फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की बात आएगी तो वो आपका कम कारगर होगा कंपेरिजन टू सेकंड जनरेशन। एग्जाम्पल के तौर पर आपका वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस B। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, शो डायग्रामेटिकली हाउ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस होता है, आपको डायगोनली आपको डायग्रामेटिकली आपको शो करना है, जिसका कि डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। अब यहाँ पर जो माउस है, अगर इतना माउस नहीं बना सकते हो तो माउस का एक ट्यूटोरियल देख लेना, छोटा सा माउस आप बना सकते हो काफ़ी आसानी से। तो माउस में आपका एंटीजेन जितना भी है क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है माउस के अंदर में। माउस के अंदर जब भी इंजेक्ट किया जाएगा तो उसमें जो भी आपका स्प्लीन है वो क्या होगा, रिमूव्ड होगा। रिमूव्ड होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लास्क में है, जितना भी है सारा का सारा नीचे फिर कैटेगरी में बांट दिया गया। तो ये फिगर आपको बना देना है, डायग्रामेटिकली आपको ये शो करता है किस चीज़ का, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। और ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल, और देखो थोड़ा देर पहले क्या देखा था, मोनोक्लोनल का क्या देखे थे, मोनोक्लोनल का डायग्राम देखे थे। अब देख रहे हो एंटीबॉडीज़। अब देख मेरे भाई, अगर मोनोक्लोनल का आपको एंटीबॉडीज़ पूछता है क्या होता है तो उसके साथ डायग्राम बना देना, आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद इसका आप ऐसे क्या लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए मेरे भाई, इन 1917
Georges Kohler and Cesar Milstein developed the technique of producing monoclonal antibodies by fusing normal antibody producing cells with the cells from cancerous tumors। देखिए क्या किया, 1970 की बात है, जॉर्ज कोहलर साहब और सीजर माइलस्टीन साहब मिल करके एक डेवलप की एक टेक्निक जिसको कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ किससे बनाया गया, फ्यूज करा करके नॉर्मल एंटीबॉडी और प्रोड्यूस कराया गया सेल्स को सेल के साथ कैंसरस ट्यूमर्स के साथ, जो कि आपका यही बनाया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब आते हैं इसके आपके क्या तो कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो नीचे कुछ इसके खास विशेषताएं हैं, देख लीजिए। देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्योर एंड हाईली स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक एंटीजेंट्स। जो भी आपका जितना भी मोनोक्लोनल जितने भी एंटीबॉडीज तो वो प्योर होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं किसी भी एंटीजेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दीज कैन बी इजिली कल्चर्ड आउटसाइड द बॉडी, ये आपको बहुत आसानी से आउटसाइड द बॉडी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड इसका जो आपका है, कहता है दीज एंटीबॉडीज, यानी कि कौन सा मोनोक्लोनल, ठीक है, कौन सा तो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आइडियल भी होता है किसके लिए, डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, किसी खास बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। क्वेश्चन इसी के आगे क्या कहता है, देयर मोस्ट इफेक्टिव क्लिनिकली एप्लीकेशन इज इम्यून सस्पेंशन फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और सबसे ज़्यादा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का जो यूज होता है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में आपको दिखता है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बीबीआई क्वेश्चन है, स्किप नहीं करेंगे इसको, रट्टा मार करके जाएंगे 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। वैसे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपना एक अस्तित्व रखते हैं। पर डे आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही कराया जाए, इसलिए ताकि आपको ऐसे याद हो सके। चलिए, हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्ड इन डेवलपिंग हर्बिसाइड टॉलरेंस इन प्लांट्स। बायोटेक्नोलॉजी कैसे है से हेल्प करता है डेवलप करने में हर्बिसाइड टॉलरेंस इन प्लांट्स। तो चलिए देखते हैं हर्बिसाइड्स क्या होता है। तो देखिए हर्बिसाइड्स आपका केमिकल्स है जो कि डिस्ट्रॉय करता है वीड्स को, किसको डिस्ट्रॉय करता है, वीड्स को, अनवांटेड जो प्लांट्स आते हैं उसको। बट दे आल्सो हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्रॉप प्लांट्स, लेकिन ये आपको एडवर्स इफेक्ट भी क्रॉप प्लांट पे, जो आपका जो वीड्स है सिर्फ उस पर ही नहीं, आपके अनाज पर भी ये असर डालता है। तो क्या, चलिए, with the help of biotechnology scientists develop such transgenic crops which are resistant to the herbicides। तो इसी से मुसीबत छुटकारा पाने के लिए जो आपका जो हर्बिसाइड है वो वीड्स के साथ साथ, जो अनवांटेड प्लांट्स है वीड्स के साथ साथ वो क्रॉप को भी ऐसे इफेक्ट कर रहा था। इसी से छुटकारा पाने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसा आपको ट्रांसजेनिक क्रॉप ऐसे बनाया जो कि आपका रेसिस्टेंट था, किससे, तो हर्बिसाइड से। और आगे क्या किया, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस नॉर्मल यील्ड, और आखिर में नॉर्मल जो उसका उपज है वो भी दिया। दिस में भी अचीव्ड बाय, ये किसके द्वारा ऐसे हासिल किया जा सकता है, तो क्या क्या है यहाँ पर देख लीजिए। ये इसका कहता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ दोज इंजाइम्स विच आर इनएक्टिवेटेड बाय हर्बिसाइड्स, ओवर प्रोडक्शन ऑफ दोज इंजाइम्स, जितने भी इंजाइम्स है उसका ओवर प्रोडक्शन। नेक्स्ट, म्यूटेटिंग द इंजाइम्स एंड मेकिंग देम लेस सेंसिटिव टू हर्बिसाइड्स। आप ऐसे इसको कैसे आप काम कर सकते हो, तो म्यूटेट कर दीजिए इंजाइम्स को ताकि वो लेस सेंसिटिव हो जाए हर्बिसाइड्स के लिए। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग सच इंजाइम्स विच काउज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। कुछ ऐसे इंजाइम्स को आप ऐसे क्या कीजिए, इंट्रोड्यूस कीजिए जो कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन कर दे हर्बिसाइड्स का, जो उसका जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंस है हर्बिसाइड्स में वो खत्म हो जाए, ताकि आपका जो प्लांट है उसको काफ़ी बेहतरीन उपज मिलने में मदद मिले। प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स रेसिस्टेंस प्लांट्स रिड्यूस द यूज ऑफ वीडिंग्स लेबर फार्मर्स कॉस्ट एंड इंक्रीज यील्ड। देखिए जो प्रोडक्शन आपका हर्बिसाइड्स का है वो क्या क्या काम करता है, तो देखिए रेसिस्टेंट प्लांट्स ये तो समझ गए, रिड्यूस करता है यूज़ ऑफ वेडिंग जो आपका वेडिंग जो लेबर होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स को जो निकालते हैं उसके लिए हम लोग एक लेबर रखते हैं, उसको थोड़ा सा ये प्रोडक्शन कम करता है। उसका फार्मर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ करेगा और फार्मर कॉस्ट को डिक्रीज़ करेगा और जो उनका खेती है उसमें इंक्रीजमेंट मिलेगा। तो यही थे हमारे बायोटेक्नोलॉजी के फ़ायदे और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हर्बिसाइड्स हम लोग टॉलरेंस करते हैं प्लांट को। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये भी एक 19 जो है एक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आपको सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन देना है जीन थेरेपी का। इस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में मैंने इसको आपको पहले बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 1 to 10 में भी इसको मैंने इसे समझाया था।
सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको जीन थेरेपी का, मैंने उसमें ये भी बताया था जीन थेरेपी क्या होता है। 1 से 10 की क्वेश्चन की वीडियो आपने नहीं देखी है तो लास्ट डे में वीडियो अपलोडेड है, जाकर के देख सकते हो। जीन थेरेपी का सिस्टमेटिक वे में आपका क्या है, आपका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जीन थेरेपी का ये सिस्टमेटिक वे में आपका ये रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर आपका नॉर्मल एली हो गया, फिर ये आपका लिम्फोसाइट हो गया और आखिर में आपका ये बोन मैरो हो गया, ठीक है। तो मैंने जीन थेरेपी को भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और इसका आप फिगर भी देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेरॉइड्स। बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रहा है उसके लिए माफ़ कीजिएगा, किचन में काम चल रहा है तो सब आपको आवाज़ मिल सकता है। स्टेरॉइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिम वगैरह में आप अगर कोई करते होंगे तो उनको मालूम होगा स्टेरॉइड्स यूज़ किया जाता है। देखिए स्टेरॉइड्स आपका कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइजेबल लिपिड्स है। स्टेरॉइड्स आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइजेबल लिपिड्स है, हाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, विथ अ करोड़ स्ट्रक्चर ऑफ 1,5 कार्बन रिंग एंड 3,6 कार्बन रिंग्स। करोड़ स्ट्रक्चर, एक दो नहीं तो करोड़ स्ट्रक्चर, 1,5 कार्बन रिंग के साथ और 3-6 कार्बन रिंग्स के साथ इसको बनाता है स्टेरॉइड्स। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। प्लांट्स के साथ साथ ये एनिमल्स में भी आपको मिलेगा, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी मिलेगा, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट्स, लीस्ट, प्रोटोजोआन एंड एल्गी में भी, ठीक है। एल्गी क्या करता है कि ट्रांसफॉर्म कर देता है नेचुरली अवेलेबल स्टेरॉइड्स इनटू द केमोथेरापेटिकली इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स में चेंज कर देता है, कौन, तो आपका एल्गी। तो ये था हमारा स्टेरॉइड्स क्या होता है। आगे देखिए इसी में कोलेस्ट्रॉल आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड में से एनिमल्स और ह्यूमंस में जो कि आपको पाया जाता है। याद रखेंगे कोलेस्ट्रॉल आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड है जो कि आपको एनिमल्स और ह्यूमंस में पाया जाता है। इट एक्ट्स एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक मेल सेक्स। और ये क्या काम करता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट का काम करता है सिंथेसिस ऑफ मैनी स्टेरॉइड हार्मोन्स में, जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स होता है उसमें हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो कि आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन्स, ओस्ट्रोजोन्स, ये सारे आपको जो मदद करता है स्टेरॉइड से ऐसे हेल्प करता है कंप्लीट करने में। तो यही थे हमारा स्टेरॉइड्स क्या होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर आज की वीडियो का जो कि 20 नंबर 1 है, 21 क्वेश्चन नंबर है, गिव सम एग्जांपल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या देना है, एग्जांपल देना है आपको किस चीज़ का, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मार्वेलस क्वेश्चन है और प्लस MVBI क्वेश्चन है, MVBI क्वेश्चन है, कोई इसका तोड़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो देखिए आपको एग्जांपल देना है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। तो देखिए बैक्टीरियम राइजोबियम मेलिलोटी इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। बैक्टीरियम राइजोबियम आपका क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में से एक है। बैक्टीरियम सुडोमोनास जो कि एक्यूमुलेट करता है और ये सबको, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड फिक्स करता है उसको कंपाउंड्स को CuSO4 PbSO4 में आपको। और इसको जो आपको बैक्टीरियम सुडोमोनास है इसको हम लोग बायो रेमेडिसिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा आपका एग्जांपल था किसका, तो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट फंगस फिकोड्रमा, ये भी आपका ऐसे हेल्प करता है किसमें, तो बायो कंट्रोल अगेंस्ट द पेस्ट एंड प्लांट डिजीज। फंगस फिकोडर्मा भी आपका होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका फंगस पेनिसिलियम जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ये भी है, जो कि आपको प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक पेनिसिलियम इन हाई अमाउंट्स देन द नेचुरल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आपका है बैक्टीरिया भी आपका यूज होता है, क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया में बैक्टीरिया भी यूज होता है, सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स लाइक सेलुलोज एंड विटामिन्स लाइक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट आपका जो लास्ट है बैसिलियस थुरिंगिनियस यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स। तो ये सारे के सारे हमारे मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म थे। प्यारे दोस्त, ये जो आपने 10 मिनट की जो वीडियो देखी, 10 से 12 मिनट की जो आपने वीडियो देखी, इसमें क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और आप उठा करके देख लो ना, सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको ये 2023 बोर्ड के एग्जाम्स में मिलेंगे, सेंटर में भी आपको ये जरूर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो आपका मोस्ट प्रोबेबली होगा केमिस्ट्री का। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। अगला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आपका केमिस्ट्री का होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए।